आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखिएगा ब्याज से आय और मुनाफा सालाना आधार पर सुधरा जरूर है। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी नरम होती हुई दिखाई दी। इस बीच आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से भी कुछ जो स्टेटमेंट आई हैं गवर्नर साहब से, उस पर भी हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि आनंद हैं, तो बात कर लेंगे। ऋषि जी, स्वागत है आपका। आज आरबीआई की तरफ से एक जो कमेंट आया उस पर मैं पहले आपकी राय लेना चाहूंगी, जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि देखिए होम लोन बहुत ब्रिस्कली भारत में बढ़ रहा है और एक अच्छा साइन है बैंकों के लिए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, लेकिन उसके सामने जो टॉप अप लोन्स दिए जा रहे हैं उनमें कुछ ऐसे इंस्टेंसेस सामने उभर कर आए हैं जहां पर सभी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एसबीआई के चेयरमैन से भी बात कर रही थी, एमडी से भी बात कर रही थी, और उन्होंने मेंशन किया कि कुछ केसेस में ऐसे हो रहा है एंड इस स्टेटमेंट को एक बहुत सीरियस वार्निंग की तरह इंस्टीट्यूशंस को पढ़ना चाहिए। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि बड़े पैमाने पर लोन ग्रोथ हासिल करने के लिए वो टॉप अप लोन्स दिए जा रहे हैं, और क्या ये एक स्टॉन्च रेगुलेशन के तौर पर आरबीआई हिंट कर रहा है कि आगे अगर इस पर शिकंजा नहीं लगे तो आएगा, क्या इम्प्लीकेशंस रह सकते हैं? ऋषि, आई थिंक आप म्यूट पर हैं। आप माफी चाहूंगा। जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हर्षदा। जिस पॉइंट को आप रेफर कर रहे हैं टॉप अप लोन को, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं, आई थिंक गवर्नर साहब का रेफरेंस मोर टुवर्ड्स एनबीएफसी सेक्टर था, बट जितने भी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर हैं वो अपने एक एक वर्ड होता है लोन टू वैल्यू, उस पर रेगुलेटेड होते हैं। अगर एक सर्टेन लोन टू वैल्यू प्रेस्क्राइब्ड है रेगुलेटर से, तो चाहे वो बेसिक होम लोन हो या उस पर टॉपअप दिया जाए, ये रेगुलेटेड होता है एलटीवी, और उसको ब्रीच नहीं करते हैं और ना ही करा जा सकता है। तो एक तो पॉइंट वो हो गया। और जब हम हमारे जैसी कंपनी की बात करते हैं जो कि लो इनकम सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, हमारे यहाँ कंज्यूमर वो है जो लोएस्ट स्टेट ऑफ द सोसाइटी का है, तो उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसने एक होम लोन लिया है, क्योंकि वो एक ही बार अपने लाइफ टाइम में घर बनाता है। तो टॉपअप की रिक्वायरमेंट हमारे सेगमेंट में कतई नहीं आती है। मतलब अगर आपको मैं इंडिकेटिवली एक नंबर बता पाऊं, तो हमारी करीब अप्रोक्सीमेटली 22,000 करोड़ की बुक है, और इस 22,000 करोड़ की बुक में 600 करोड़ का 14 साल में टॉपअप के लोन्स हैं। तो 3% के आसपास हमारे टॉपअप लोन है जो कि एलटीवी पे रेगुलेटेड है। मतलब जो लोन टू वैल्यू है, जो प्रेस्क्राइब्ड है बाय रेगुलेटर, उसके नॉर्म्स के विद इन है। ओके, दैट्स गुड टू हियर। नाउ कमिंग टू आपका बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है, इस समय लोन ग्रोथ के लिए क्या विजिबिलिटी देखने को मिल रही है, स्पेशली ऑन द बैक ऑफ Q1 FY25 के लिए? हर्षदा, जैसे हम देख रहे हैं अभी ग्रोथ में बहुत मोमेंटम है, डिमांड में बहुत मोमेंटम है। अगर आप हमारे करंट क्वार्टर की, जिस क्वार्टर के लिए हम आपसे मिल रहे हैं, इसकी बात करें तो हमारा एयूएम अप्रोक्सीमेटली 21 से 22% ग्रो किया है। हमारा प्रॉफिट 37% ग्रो किया है। हमारे हम डिस्ट्रीब्यूशन में 21वें स्टेट पे चले गए हैं। अब हम सारे स्टेट्स में कंट्री में अवेलेबल हैं। 535 ब्रांचेस हैं। तो डिमांड साइड में हमें कोई इशू नहीं लग रहा है, और जो हम इंडिकेटिवली बोलते आए हैं कि हमारा एयूएम करीब 23 से 24% पे ग्रो करेगा, और हमारा इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट 18 से 20% पे ग्रो करेगा। हम उस पे अभी तत्पर हैं, और हमें मोमेंटम बहुत अच्छा दिख रहा है इस वक्त। ओके ऋषि जी, सेकेंड हाफ के लिए आपका व्यू क्या है? जैसे कि आप कह रहे मोमेंटम बहुत सा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, ओनली नॉट एग्जैक्टली आई थिंक डिसबर्समेंट साइड, आप एग्जैक्टली लिक्विडिटी के परिस्थिति के मद्देनज़र कैसे है इस वक्त हालात, और जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ फंड है उसको देखते हुए आपकी जो सेकेंड हाफ में सर मोर और लेस जो आपको एनआईएम्स की ट्रैजेक्टरी नज़र आ रही है वो क्या हो सकती है? द कॉस्ट ऑफ फंड को मद्देनजर रखते हुए हमारे करंट, अगर आप जो जिस क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, उसमें निम हमने 8.9% का आया है। अगर हम इसको वाई वाई कंपेयर करें तो 8.6 हमारा Q1 FY24 में था। और गिवन द कॉस्ट ऑफ फंड में 20 से 25 पैसे का जो इजाफा आया है, उसको देखकर भी मेरे को लगता है कि अपवर्ड ऑफ 8.5% सस्टेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और हमें वही ट्रैजेक्टरी वही दिख रही है। ये तो अभी कोई फंड रेस का योजना है सर आपके लिए? मतलब या फिर आपको लगता, मैं जो प्रोजेक्शन आपने एनआईएम्स का दिया है
वो किस तरीके से मेंटेन कर पाएंगे? और आपको क्या लग रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो स्लाइटली हाई होगी अगले 1-2 क्वार्टर में? क्योंकि अभी भी रेट कट के चांसेस अभी नज़र नहीं आ रहे निकट भविष्य में। हमारा अपना पर्सनल व्यू है आधार हाउसिंग फाइनेंस का कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि और रेट बढ़ेंगे। आई थिंक रेट ऑलरेडी पीक पे हैं। तो कॉस्ट ऑफ फंड में ज़्यादा इजाफा आने का उम्मीद हमें नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से हम अपना कंसिस्टेंट स्प्रेड मेंटेन कर पाएंगे। इनफैक्ट अब द वे हम जिस तरह से इसको देख रहे हैं कि अगले कपल ऑफ क्वार्टर्स में थोड़ा सा कॉस्ट में बेनिफिट मिलना चाहिए। और जहाँ तक आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात है, हमने अपना जो लायबिलिटी साइड है उसको बहुत डाइवर्स रखा हुआ है। हमारे बैंकिंग हमारा जो कि एक स्टेज पे 60 एक टाइम पे 60% के आसपास हमारा कंट्रीब्यूशन होता था, वो हमने गिरा के 50% से नीचे कर दिया है। रेगुलेटर जो कि हमको रिफाइनेंस देता है वो करीब 25% पहुंच गया है, और अप्रोक्सीमेटली 23 से 24% हमारा एनसीडी का बोरोइंग है। और हम इस ट्रैजेक्टरी को और इस डाइवर्सिफिकेशन को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। ओके ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और नंबर्स को लेकर अगले कुछ क्वार्टर्स को लेकर आपने टिप्पणी करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। एक बार जरा स्टॉक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे आधार हाउसिंग का। यहाँ पर जरा इसको थोड़ा सा टेक्निकली